हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 यूनिट 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं हमारी? गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारी वो होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हमें एक फंड प्रोवाइड करता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गवर्नमेंट ग्रांट्स आर फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स। यानी कि कोई भी अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है या फिर किसी चीज़ पे हमें इंसेंटिव प्रोवाइड हो रहा है तो हम उसे क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें। एक होते हैं सब्सिडरी, कैश इंसेंटिव्स और ड्यूटी ड्रॉबैक्स। इस टाइप के इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है हमारा? जब कभी भी कोई कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, तो उस पर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्योंकि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो और इसमें हमारी कंट्री का फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्या देंगे आपको? ड्यूटी ड्रॉबैक। यानी कि जो हमने कैश लगाया होगा उसमें हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो होता है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। यानी कि ये जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? इसके दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है कैपिटल अप्रोच और एक होता है इनकम अप्रोच। या तो हम उसका ट्रीटमेंट कैपिटल के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, एज ए कैपिटल, या फिर हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन इनकम। अब अगर हम उसे कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम इसको कहाँ शो करेंगे? पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इन बैलेंस शीट। यानी कि वो शेयर होल्डर फंड में जाएगा और किसका पार्ट हो जाएगा? बैलेंस शीट का। नेक्स्ट क्या है? अगर हम उसको इनकम की तरह अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं? इनकम अप्रोच की तरह से, हमें वो एज एन इनकम रिसीव हो रही है, तो हम क्या करेंगे? वो हमारी इनकम का पार्ट हो जाएगा और हम उसे क्रेडिट कर देंगे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। हमें कैसे पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट ग्रांट्स है? तो इसके लिए हम कैसे इसका रिकॉग्निशन करेंगे? यहाँ पे क्या दे रखा है? गवर्नमेंट ग्रांट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट। हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि वो इनकम है? जब ये रीजनेबल एश्योर हो जाए कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिसीव होने वाली है, यानी कि जब हमारे पास कन्फर्मिटी आ जाए कि हाँ हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होने वाली है और द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट विल बी मेट। यानी कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ना कुछ कंडीशंस लगा देता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये कंडीशंस हमारी फुलफिल कर रही है तो हम उसे गवर्नमेंट ग्रांट दे देंगे। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रांट मिल जाएगा। और हमें कंफर्म हो जाए कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, कि हमें रिसीव्ड होगी ही, तो हम उसे क्या मान लेंगे? इनकम। यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। नेक्स्ट क्या आता है? नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स कौन कौन सी होती है हमारी? इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स दैट इज प्रोवाइडेड इन अ फॉर्म अदर देन कैश। यानी कि वो ग्रांट्स, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कैश नहीं होंगी, यानी कि जो हमें कैश में नहीं मिल रही होगी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स सच एज, यानी कि गवर्नमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करा सकती है? लैंड एंड बिल्डिंग प्रोवाइड करा सकती है, गुड्स और मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकती है, कोई सर्विस प्रोवाइड करा देगी, या फॉरगिवेबल लोन्स प्रोवाइड करा देगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये कैश में नहीं होती। लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई हमें साइट ही प्रोवाइड कर दी कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, या फिर कोई हमें अपना बिजनेस करना है, उसके लिए हमें गुड्स और रॉ मटेरियल की नीड है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ एज ए गवर्नमेंट ग्रांट, तो क्या हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। अब इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है? अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, यहाँ पे क्या देखा है? आर अकाउंटेड एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट। यानी कि ये जो हमें नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स मिल रही हैं ये किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाएगी? एक्विजिशन कॉस्ट पे। अब देखते हैं ये एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है। द अमाउंट दैट द रिसिपेंट वुड हैव पेड फॉर द ग्रांट इफ इट वर परचेज। यानी कि गवर्नमेंट से हमें एक ग्रांट मिली, यानी कि नॉन मॉनेटरी दे रखी है। तो मैं एग्जांपल ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? हमें लैंड प्रोवाइड करी, कोई मिस्टर ए है उसको, और वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़ रुपीज़। लेकिन मिस्टर ए ने क्या करा? मिस्टर ए ने उसे 10 लाख रुपए में खरीद लिया। तो जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी ना वो होगी 10 लाख रुपीज़। यानी कि कोई भी ग्रांट लेते टाइम अगर हम कोई वैल्यू पे कर रहे हैं तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी? एक्विजिशन कॉस्ट। क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है, कोई अमाउंट नहीं लेता। जैसे यहाँ पे हमने केस देखा कि 10 लाख रुपए दिए थे हमने, तो ये 10 लाख क्या हो जाएगी हमारी? गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन अगर वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, यानी कि 5 करोड़ की वैल्यू थी उस लैंड और बिल्डिंग की, और हमें वो मिल गई किसमें? फ्री मिल गई, तो हम क्या करेंगे? उसका जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो यहाँ पे लैंड शो करेंगे। अब क्योंकि हमें फ्री मिली है तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कुछ तो अमाउंट हमें शो करना पड़ेगा। अगर हम लैंड की वैल्यू ही शो नहीं करेंगे या दिखाएंगे नहीं लैंड हमारे पास है, तो
ये तो गलत हो जाएगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम लैंड की एक नॉमिनल वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 1, और जब हम इसे 1 शो करेंगे तो इसे सेट ऑफ करने के लिए ये एसेट्स साइड आ जाएगा। तो लायबिलिटीज साइड क्या लिख लेंगे हम, कैपिटल रिजर्व, और ये भी हम 1 से शो कर देंगे एक नॉमिनल अमाउंट के नाम से। अब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, इफ़ एसेट इज़ गिवन फ्री, यानी कि अगर हमें एसेट फ्री में मिल रहा है तो हमें किस पे नोट करना था, उसे नॉमिनल वैल्यू पे, ₹1 फॉर शोन द एग्जिस्टेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एसेट, यानी कि हमें उसकी एग्जिस्टेंस तो दिखानी पड़ेगी। अगर हमारे पास लैंड आ रही है गवर्नमेंट से लेकिन मिल रही फ्री है, तो उसकी एग्जिस्टेंस हम किस तरीके से दिखाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसकी नॉमिनल वैल्यू लेके एज ₹1, और उसको हम सेट ऑफ कैसे करेंगे, अगर एसेट साइड में हमने वैल्यू दिखा दी ₹1 की नॉमिनल वैल्यू लैंड की, तो उसको हम सेट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, और लायबिलिटी में हम क्या अमाउंट दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू 1। अब हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ग्रांट की, अगर हमें ग्रांट किस किस तरीके से मिल सकते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम ग्रांट एज इनकम। अगर हमें ग्रांट मिल रही है इनकम के रूप में तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एवरी ईयर अ कंपनी इज फेसिंग लॉस देन गवर्नमेंट गिव्स सम अमाउंट एज इनकम, यानी कि हमारी एक कंपनी है और उसमें क्या हो रहा है, हमें हर साल लॉस फेस करना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी कुछ कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, और अगर ये कंपनी ये सारी कंडीशंस फुलफिल करती है तो हम आपको ग्रांट देंगे, लेकिन एज ए इनकम। तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अगर ग्रांट रिसीव हो रही है हमें फॉर एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं हमारी कंपनी में, उस खर्चों के लिए हमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे उस ग्रांट को, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि एक तरीके से हमने जितने भी एक्सपेंसेस करे होंगे अपनी कंपनी में, उसके लिए हमें ग्रांट रिसीव हुई तो वो एक्सपेंसेस सेट ऑफ कर दिए जाएंगे इस ग्रांट से। अब ओनली व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, यानी कि जिस टाइम हम ये एक्सपेंसेस इनकर्ड करेंगे सिर्फ उसी टाइम ये ग्रांट यूज़ होगी। यानी कि यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, और यहाँ पे एक एक्सपेंसेस हो गया, कोई भी हमने वेजेस प्रोवाइड कर दिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया यहाँ पे, और उसके लिए जो अमाउंट आई थी हमने ग्रांट की उसमें यूटिलाइज कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिया हमने ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब हमारे पास ग्रांट रिसीव तो हो गई, लेकिन क्या हुआ, हमने अभी तक एक्सपेंसेस हुए ही नहीं हमारे, हमें पता है आगे फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले हैं लेकिन अभी तक नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम बिफोर दैट इट शो एज लायबिलिटी, यानी कि वो जब तक हमारे पास अमाउंट एज ए लायबिलिटी रखी रहेगी, लेकिन जब जिस टाइम एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे हम सिर्फ उसी टाइम ही उस ग्रांट को यूज़ करेंगे। इतने वो अमाउंट यूज़ नहीं हो रही तो वो क्या कहाँ चली जाएगी, लायबिलिटी में। नेक्स्ट क्या आता है, फॉर करंट एसेट्स, यानी कि अगर हमें ग्रांट मिल रही है अपने करंट एसेट्स के लिए तो उसका ट्रीटमेंट होगा, क्रेडिट द ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए काम आते हैं। अब क्या हो रहा है, हमें इनके लिए मिला है, यानी कि हमें परचेज करनी है कोई एसेट, उसके लिए हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे उस ग्रांट को, कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्या है हमारा, एज प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी अमाउंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं बैकवर्ड एरिया के लिए, यानी कि हमारा कोई भी नया बिजनेस सेटअप होने वाला है बैकवर्ड एरिया में, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी हमें ग्रांट प्रोवाइड करती है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसे भी हम क्रेडिट कर देंगे, कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। और इसका एग्जाम्पल क्या था, मनी रिसीव हो रही है हमें गवर्नमेंट से, किस चीज़ के लिए, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन बैकवर्ड एरियाज़। नेक्स्ट आता है हमारा बेल आउट ग्रांट, यानी कि बेल आउट ग्रांट जैसे कि हमें सब्सिडरी मिल गई, किस चीज़ को, कंपनी को बचाने के लिए। यहाँ पे हमारी कंपनी लिक्विडेट होने वाली है या फिर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस बेयर कर रही है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो ग्रांट प्रोवाइड करती है उसे बोलते हैं हम बेल आउट ग्रांट। इसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें ग्रांट प्रोवाइड कर रही है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिडक्टिव और एक होता है एडिक्टिव। अब सबसे पहला मेथड जो है हमारा डिडक्टिव मेथड, वो क्या कहता है, डिडक्टिव मेथड, अंडर दिस मेथड फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एज कॉस्ट लेस ग्रांट रिसीव्ड। यानी कि इस मेथड में जब हमें ग्रांट रिसीव होगी तो उस फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमें ग्रांट रिसीव हुई, अब हमारी जब हमने बैलेंस शीट तैयार करी यहाँ पर, तो हमने फिक्स्ड एसेट्स थी हमारी, इसकी कोई वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें ग्रांट रिसीव हो रही है कॉस्ट लेस ग्रांट रिसीव्ड, यानी कि जितनी भी हमें ग्रांट रिसीव होगी हम उसको क्या करेंगे, उस फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो अब फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट दे रखी थी हमें यहाँ पे, अब हमें ग्रांट रिसीव्ड हुई तो ग्रांट रिसीव्ड इसकी अमाउंट हमने यहाँ माइनस कर दी। अब ये जो अमाउंट आएगी यहाँ पे इस ग्रांट को माइनस करने के बाद फिक्स्ड एसेट्स की, वही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे।
नेक्स्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज आफ्टर डिडक्शन ऑफ ग्रांट, यानी कि अब हमारा फिक्स्ड एसेट है, उस पर कोई ना कोई डेप्रिसिएशन तो आना है ही। अब हम उसका डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करेंगे, जब हमने अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में से ग्रांट माइनस कर दी थी, ग्रांट रिसीव्ड, तो ये जो अमाउंट आई है हमारे पास, इस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहले क्या होता था, जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते थे तो हम डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट्स पे अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें ग्रांट रिसीव हो रही है। अब जब हमें ग्रांट रिसीव हो जाएगी फिक्स्ड एसेट्स के लिए, तो जो वैल्यू हमारी फिक्स्ड एसेट्स की थी वो कम हो जाएगी पहले से, और जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो उस अमाउंट पे लगेगा जो कॉस्ट में से ग्रांट माइनस करने के बाद आएगी। नेक्स्ट, अगर हमारी ग्रांट और हमारी कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट और ग्रांट जो मिली है उसकी कॉस्ट अगर इक्वल है, तो क्या करेंगे हम, देन एसेट इज शोन एट नॉमिनल वैल्यू। अगर हमारी फिक्स्ड एसेट हमें दे रखी है 1 लाख रुपए की है और हमें ग्रांट भी 1 लाख रुपए की मिल गई, तो हमारी बैलेंस शीट में सेट ऑफ हो जाएगी अमाउंट। यानी कि हमने यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार करी, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमें 1 लाख दे रखी है, ग्रांट रिसीव हुआ हमें 1 लाख रुपए का। अब हम इस ग्रांट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी आई, 0। लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस हम किस तरीके से शो करेंगे फिक्स्ड एसेट्स की, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करेंगे, और वो नॉमिनल वैल्यू क्या होने वाली है, 1 रुपीज़, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इफ़ ग्रांट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, देन एक्सेसिव ग्रांट इज शोन अंडर लायबिलिटी एज अनएक्सपेंडेड ग्रांट। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, जब हमने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स लिखे 1 लाख रुपए के, और हमें ग्रांट रिसीव हो गई 1,50,000 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। अब हम नेगेटिव तो शो नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक नॉमिनल वैल्यू पे हमने अपनी फिक्स्ड एसेट्स दिखा दी। अब क्योंकि ग्रांट ग्रेटर देन है फिक्स्ड एसेट्स से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी साइड अनएक्सपेंडेड ग्रांट के नाम से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे दिखा देंगे। और एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी थी, 50,000 रुपये की। अब क्योंकि यहाँ पे एक आ रही है नॉमिनल वैल्यू, अब हमें बैलेंस शीट को सेट ऑफ करना होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ होता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के नाम से भी एक नॉमिनल अमाउंट दिखा देंगे, जिससे हमारी बैलेंस शीट सेट ऑफ हो जाएगी। क्लियर। अब इसके हमने एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसका पहला एग्जांपल क्या है, अगर हमें ग्रांट रिसीव हो रही है 1 लाख की, और फिक्स्ड एसेट्स है हमारा 1.5 लाख का जिसकी कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस पर 10%, तो इसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, तो इसमें देखते हैं हम, ये हमारी बैलेंस शीट है, तो हम बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 1,50,000, और हमें ग्रांट कितनी रिसीव हो रही है, यहाँ पे ग्रांट रिसीव्ड 1 लाख रुपीज़, तो माइनस ग्रांट रिसीव कितनी, 1 लाख रुपए की, माइनस कर देंगे तो कितना आया, 50,000। ये हमारी हो गई बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट, कि हम इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब हमें यहाँ पे दे रखा है 10% हमारा डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो अब हम डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे, किस वैल्यू पे, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी माइनस करने के बाद ग्रांट को, हम इस पे अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन 10% दे रखा था, तो ये 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000, तो ये 5,000 हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, हमें ग्रांट दे रखा है, हमें ग्रांट कितनी रिसीव हुई, 1,50,000 की, और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 1,50,000 कॉस्ट पर। अब यहाँ पे कौन सा वाला केस आ गया हमारा, सेकंड केस, जहाँ पे हमारी ग्रांट रिसीव्ड इक्वल है किसके, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू के। तो इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स कितने, 1,50,000 माइनस ग्रांट रिसीव, इससे माइनस करा हमने, तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0। लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस तो अब भी है ना फिक्स्ड एसेट्स की, इसको हम नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज करेंगे विच इज़ 1, और इसको हम सेट ऑफ किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व, और उसकी भी एक नॉमिनल वैल्यू चार्ज कर देंगे 1। क्लियर, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, जहाँ पे ग्रांट जो रिसीव हुई है वो ज़्यादा है और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, कम, और इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो सबसे पहले वही फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000, फिर
ग्रांट रिसीव हुई कितनी, 2 लाख रुपए की, इसको माइनस करा, ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव हम शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, इसको नॉमिनल वैल्यू पे चार्ज कर लेंगे हम। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा ग्रांट में से बच गया, यानी कि ग्रांट 2 लाख की थी और फिक्स एसेट्स हमारे थे 1,50,000 के, तो जो हमारे पास 50,000 अमाउंट बच गया है, इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, इसे हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनएक्सपेंडेड ग्रांट, और कितने की, 50,000 की। और ये जो नॉमिनल वैल्यू हमने यहाँ पे चार्ज की है, इसका सेट ऑफ कैसे करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व के नाम पर 1। क्लियर, ये भी हो गया हमारा। अब ये हमने करे डिडक्टिव मेथड के 3 केसेस। इन तीनों केसेस में क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट में से ग्रांट रिसीव जितना हुआ है वो माइनस करेंगे, ये हमारा हर केस में है। उसके बाद अगर हमारी ग्रांट और कॉस्ट की वैल्यू इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसको एसेट साइड शो कर देंगे नॉमिनल वैल्यू पे। और अगर हमारी ग्रांट की वैल्यू बड़ी आ रही है किससे, कॉस्ट से, तो उसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट होगी, यानी कि जिस अमाउंट से ग्रांट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको हम लायबिलिटी साइड शो कर देंगे, किस नाम से, अनएक्सपेंडेड ग्रांट के नाम से। इसके हमने 3 केसेस पढ़े जहाँ पे ग्रांट की वैल्यू कम थी फिक्स्ड एसेट्स से, तो हमने क्या करा था, यहाँ पे ग्रांट माइनस करी और जो अमाउंट आया उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। नेक्स्ट क्या करा, हमारा ग्रांट रिसीव्ड और फिक्स्ड एसेट रिसीव दोनों की वैल्यू इक्वल थी, तो हमने यहाँ पे 1 रुपी चार्ज कर लिया एज ए नॉमिनल वैल्यू और दूसरी साइड दिखा दिया कैपिटल रिजर्व के नाम से। नेक्स्ट क्या करा, यहाँ पे ग्रांट रिसीव्ड हमें ज़्यादा हो रहा था और हमारी एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कम थी, तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट में से यहाँ पे ग्रांट रिसीव माइनस करा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी नेगेटिव आने वाली थी, तो उसको हमने एक नॉमिनल वैल्यू 1 से शो कर दिया। और जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट थी इन दोनों के बीच की, वो उसे हमने अनएक्सपेंडेड ग्रांट के नाम से 50,000 यहाँ पे शो कर दिए। और कैपिटल रिजर्व कितना आ गया हमारा, 1, एक नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि हमें इस वैल्यू को सेट ऑफ करना था। नेक्स्ट आता है अब हमारा एडिक्टिव मेथड, यानी कि दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या होता है हमारा, अंडर दिस मेथड फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे हम जो हमें ग्रांट की वैल्यू माइनस करनी होती है हम वो माइनस नहीं करेंगे, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो हम एसेट साइड शो करते हैं, वो हमेशा कॉस्ट पर ही लिखे जाएंगे। ग्रांट रिसीव्ड आर शोन एज डिफर्ड ग्रांट अकाउंट इन लायबिलिटी, यानी कि जब हमारी बैलेंस शीट तैयार होगी तो एसेट साइड जो हम लिखेंगे वो फिक्स्ड एसेट उसकी कॉस्ट पर ही लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड हम क्या लिखेंगे, डेफर्ड ग्रांट के नाम से हमारी जो भी अमाउंट आने वाली है। और लायबिलिटी में भी ये अकाउंट जहाँ बनेगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि जब हम शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपना रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, यानी कि जितनी भी ग्रांट हमें गवर्नमेंट से मिल रही है। फिर क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कॉस्ट। पहले हम क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहा था, फिक्स्ड एसेट्स में से हमने क्या माइनस करा था, जितनी भी हमें ग्रांट रिसीव हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, कॉस्ट पे। नेक्स्ट, डेफर्ड ग्रांट इज अमोर्टाइज्ड इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि यानी कि ये जो हमें ग्रांट मिली होती है ना, इसको हम डेप्रिसिएशन जिस तरीके से हम चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करा हमने कॉस्ट पे, अब उस डेप्रिसिएशन को या एसएलएम मेथड है या डब्ल्यूडीवी मेथड है, मोस्टली इसमें एसएलएम मेथड यूज़ होता है, तो हम हर साल उसे शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितनी रेशियो से हमने डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया है, उसी रेशियो से हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज कर देंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम जब डेफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करेंगे तो हम इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड एज एन इनकम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दे रखी है हमें 1,50,000, ग्रांट रिसीव हुई हमें 90,000 की, और लाइफ कितनी दे रखी है उस फिक्स्ड एसेट्स की, 3 ईयर्स। तो इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। हम बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे, सबसे पहले से फिक्स्ड एसेट्स कितनी हो जाएगी, 1,50,000, और उसके बाद हमें जो ग्रांट रिसीव्ड हुई है, अब हम उसे माइनस नहीं करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में, अब हम उसे अलग शो करेंगे, और अलग कैसे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट के नाम से। तो हम क्या लिखेंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, और कितनी रिसीव हुई है हमें, 90,000, तो 90,000 लिख दिया हमने इधर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अब लगेगा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ लाइफ कितनी दे रखी है उस एसेट की, 3 साल दे रखी है, तो यानी कि डेप्रिसिएशन हम कितने साल लगाएंगे, 3 साल। और हमने अभी पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितनी थी इसकी फिक्स्ड एसेट की, 1,50,000। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालें तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3। अगर हम यहाँ पे
SLM मेथड यूज़ कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमने निकाला, ये आया हमारा 50,000। अब जब हमारा डेप्रिसिएशन आ गया तो इसे हम हर साल अपने कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब हमने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जब निकाला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे हम, डेप्रिसिएशन 50,000, सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 50,000 और थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन 50,000। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी रिसीव हुई थी कितनी, 90,000 की। अब इस 90,000 को भी सेम जिस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन हमने कैसे चार्ज किया था, 3 साल का था और हमने कॉस्ट पे चार्ज किया था। अब हम सेम इसको भी क्या करेंगे, इस 90,000 को भी हम 3 साल के लिए इक्वली डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और इस डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर देंगे हम उस अमाउंट से। यानी कि अगर हमें निकालना है कि हमारी कितनी इनकम हो रही थी हर साल इस गवर्नमेंट ग्रांट के यूज़ से, तो हम क्या करेंगे, 90,000 था 3 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा 30,000, यानी कि 30,000 हर साल हमारी इनकम हो रही है। तो हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे, पहले साल हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कितना हो जाएगा 30,000, नेक्स्ट ईयर भी गवर्नमेंट ग्रांट 30,000, और सेम ऐसे ही थर्ड ईयर में। अगर देखा जाए हमने डिडक्टिव मेथड में क्या करा था, हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में से इसको माइनस करते थे और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन लगाते थे। अब यहाँ पे 1,50,000 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 90,000। अगर हम इसको डिडक्टिव मेथड से करते तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट माइनस कर देते 90,000 की, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती 60,000 की। और अगर हम 60,000 को डिवाइड करते 3 से हर साल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आने वाला था 20,000। अब भी हमने कुछ अलग नहीं करा, बस हमने इसका ट्रीटमेंट अलग कर दिया। अगर हमें ग्रांट अलग मिली है तो उसका ट्रीटमेंट हमने हर साल अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम इसको इससे सेट ऑफ करें तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी अभी आ तो 20,000 ही रही है ना, क्योंकि इस इनकम से ये डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो गया हमारा। तो इस एडिक्टिव मेथड में हमेशा हमें ये बताया जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट पे, और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो भी कॉस्ट पे चार्ज होगा। जितनी भी ग्रांट मिलेगी हमें उसका ट्रीटमेंट हमेशा अलग से होगा। और डिडक्टिव मेथड में क्या करा था हमने, उसको डिडक्ट करा था फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू से। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। कभी कभी क्या होता है हमारी कंपनी ना जो कंडीशंस गवर्नमेंट बोलती है वो फुलफिल नहीं कर पाती, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या बोलता है कि वो ग्रांट के अमाउंट वापस ले लेता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। यानी कि किस तरीके से ट्रीट करी जाती है, जब भी कोई रिफंड होता है गवर्नमेंट ग्रांट का तो उसका ट्रीटमेंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह, जो कि हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। नेक्स्ट क्या आता है, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल रिलेटेड टू रेवेन्यू। यानी कि जो भी हमें रेवेन्यू हो रही है, यानी कि जो भी हमें इनकम हुई है ना, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिफंड हो रही है जो हमें इनकम के रूप में मिली थी, इज़ अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड डिफर्ड क्रेडिट रिमेनिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रांट एक्सेस इफ एनी विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, हमारा ग्रांट दे रखी थी हमारी बुक्स में कितनी 180 रुपीज़ की। तो हम क्या करेंगे, हमारी बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें हमें ग्रांट कितनी मिली हुई है 180 रुपीज़ की, इसे लिख देंगे हम ग्रांट 180। नेक्स्ट क्या हुआ, आफ्टर सम एक्सपेंसेस सम अमाउंट ऑफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ₹60। यानी कि हमारे कुछ खर्चे हुए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और हमने 60 रुपीज़ को एज एन इनकम ट्रीट कर दिया। और कहाँ शो कर दिया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, ग्रांट कितना यूज़ कर लिया हमने 60, किस लिए, क्योंकि हमने इसे इनकम ट्रीट कर लिया। ठीक है, ड्यू टू सम ब्रीच ₹48 विल बी रिफंडेड। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा ब्रीच आ गया जिसकी वजह से हमें 48 रुपीज़ जो हमें गवर्नमेंट से टोटल 180 मिला हुआ था, उस 180 में से ये 48 हमें वापस रिफंड करने पड़ेंगे, किसको, गवर्नमेंट को। तो हमें इसका ट्रीटमेंट शो करना था कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। जब हमें 48 दे देंगे गवर्नमेंट को तो हम क्या करेंगे, -48 कर देंगे यहाँ से।
तो अमाउंट क्या बची 132। हमारे पास बैलेंस शीट में कितनी ग्रांट की वैल्यू आ जाएगी 132, क्योंकि हमने क्या करा 180 थी पहले ही, उसमें 48 माइनस कर दिया तो हमारे पास अमाउंट बची 132 की। अब क्योंकि हमने ये अमाउंट माइनस करा है तो हम ये देखेंगे कि हमने इस में से कितना परसेंट यहाँ पे अपने ग्रांट को इनकम बना लिया था। अब हमने जितनी परसेंट इनकम इसको बना लिया था हम क्या करेंगे उसी का इतना हम यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखा देंगे इसे सेट ऑफ करने में। तो हमने देखा इस 180 का 1/3 पार्ट हमने इनकम बना दिया, तो हम क्या करेंगे ये जो अमाउंट वापस हो रही है ना इसका हम 1/3 निकालेंगे और उसको यहाँ पे एज एन एक्सपेंस दिखा देंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू हटानी है ना। अब हमने इतनी यूज़ कर ली, इसमें से इसका पोर्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे जितना हमने इसमें से इसे ले रखा होगा उतना ही हम इसमें से इतना पार्ट 1/3 लेकर यहाँ पर एक्सपेंस दिखा देंगे, जिससे ये दोनों की वैल्यू सेट ऑफ हो जाएगी। अब 180 का 1/3 हमने कितना दे रखा है 60, यहाँ पे हमने ग्रांट को इनकम बना रखा है, तो हम ऐसे करेंगे यहाँ पर 48 का हम निकालेंगे 1/3 और ये कितना आ जाएगा 16। तो अब ये हमारी इनकम है, ये ग्रांट हमें रिफंड करनी है, तो इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे ग्रांट रिफंड, कितनी वैल्यू 16। समझ में आ गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था यहाँ पे कि हमें ग्रांट मिली थी 180 रुपीज़ की गवर्नमेंट से, उसको क्या करा हमने उसमें से कुछ पार्ट यानी कि 1/3 पार्ट हमने उसको इनकम दिखा दिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट क्या कहा कि आपको ने कुछ ब्रीच कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट में और ये 48 रुपीज़ आपको वापस देने पड़ेंगे। अब ये हमें क्योंकि वापस देने पड़ेंगे, अब हमने जिस तरीके से इसमें से 1/3 वैल्यू को इनकम दिखाया था, तो ये जो वापस जा रही है अमाउंट उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, तो इसको भी हम इसका भी 1/3 निकालेंगे और ये जो वैल्यू आएगी उसको गवर्नमेंट रिफंड के नाम से, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, जिससे हमारी अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर हमें इनकम दे रखी है ये उसका ट्रीटमेंट है कि हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो अमाउंट मिली थी वो रिफंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे एक तो बुक वैल्यू बढ़ा देंगे हम उस एसेट्स की, यानी कि जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो हमारी बुक वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे हमने अपनी बैलेंस शीट तैयार करी और फिक्स्ड एसेट्स दिखाए, वो पहले थे 1,50,000 के, हमें मिली गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे 1 लाख रुपए की, तो वैल्यू कितनी हो गई फिक्स्ड एसेट्स की 50,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे हमें ग्रांट मिलती है ना तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे कम। अब क्योंकि ये ग्रांट अब चली जाएगी वापस, यानी कि ये ग्रांट जो हमें पहले मिली थी ये वापस चली जाएगी गवर्नमेंट को, तो हमें क्या करना होगा हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखते हैं अगर यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू थी 1,50,000, ग्रांट रिसीव्ड कितनी हुई थी 1 लाख की, 50,000 हमारी बुक वैल्यू हो गई अब, यानी कि 1,50,000 से 50,000 हो गई हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर गई। अब यहाँ पे हो रहा है रिफंड, रिफंड कितना का हो रहा है 20,000 का। अब यहाँ पे 20,000 का अगर हमारा रिफंड हो रहा है तो गवर्नमेंट ग्रांट में से माइनस करेंगे ना, 1 लाख में से 1 लाख की हमें ग्रांट मिली थी, 20,000 हमने माइनस कर दिए तो कितना हुआ गवर्नमेंट ग्रांट कितनी की रह गई 80,000 की। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जब हम नेक्स्ट टाइम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे फिक्स एसेट्स की वैल्यू 1,50,000, फिर गवर्नमेंट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड कितनी हुई थी हमें 80,000, क्योंकि हमने 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया। अब इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70,000। और अगर हम इस प्रोसेस को इन शॉर्ट देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हमारी वैल्यू क्या हो रही थी फिक्स्ड एसेट्स की कम हो रही थी, अब यहाँ पे हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई कितने से 20,000 से। तो डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं जब भी हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करते हैं तो हमारी इंक्रीज़ होता है किस में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में। तो हम सिंपल हमें ये सारी कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं थी, हमें क्या करना था डायरेक्ट ये जो हमारी वैल्यू थी इसमें जितनी भी गवर्नमेंट ग्रांट हमने पहले डिडक्ट कर रखी थी हम उसे हम प्लस कर देंगे, यानी कि 50,000 अब थी और हमारे रिफंड करनी है गवर्नमेंट ग्रांट कितनी 20,000, तो कितना हो जाएगा ये 70,000। क्लियर। सेम इसमें यही दे रखा है कि अगर हमारा गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इंक्रीज़ कर देंगे अपनी बुक वैल्यू किसकी एसेट की, उसके बाद क्या कर रखा है
डिक्रीज द डेफर्ड ग्रांट और रिवर्स कर देंगे उसका ट्रीटमेंट, यानी कि डेफर्ड ग्रांट की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी और इस ट्रीटमेंट को हम पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे। पहले क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ग्रांट जब मिल रही थी तो हम फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस कर रहे थे, अब क्या होगा, हम उसे प्लस कर देंगे जिसकी वजह से बुक वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद जो हमारी डेफर्ड ग्रांट आती थी उसको डिक्रीज कर देंगे। पहले हम उसको इंक्रीज करते थे, उसके बाद क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, यानी कि टोटल ट्रीटमेंट उसका रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट जो हो रही है रिफंडेबल है किस में, प्रोमोटर्स की कंट्रीब्यूशन में। हमने पढ़ा था कि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन किस तरीके से शो करते हैं हम, हमारा टेबल था यहाँ पे जो हमने बनाया था उसमें लिखा था यहाँ पर कि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट द ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि अगर हमें ग्रांट मिल रही है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर हमारा यही रिफंडेबल है तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट उल्टा कर देंगे और इसको कैपिटल रिजर्व से माइनस कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल रिलेटेड टू प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी रिड्यूस। अब हमने रिड्यूस कर दिया कहाँ से, कैपिटल रिजर्व में से। पहले हमने क्या कर रखा था, क्रेडिट करा था कैपिटल रिजर्व में और उसके बाद जब वो ग्रांट हमसे वापस से ले जाएगी तो उसको क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे कहाँ से, कैपिटल रिजर्व में से। तो इस चैप्टर की थ्योरी तो थी इतनी ही बस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे जो हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल के हैं और देखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन वन क्या बोलता है हमारा, Z Limited purchased a fixed asset for 50 lakh which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value of 5 lakh. On purchase of the asset, government granted it a grant for rupees 10 lakh. Pass the necessary general entry in the books of the companies for the first 2 years if the grant amount is deducted from the value of fixed asset. अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है क्लियर कि ग्रांट की अमाउंट डिडक्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। तो ये कौन सा वाला मेथड हो गया हमारा, डिडक्टिव मेथड। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, फिक्स्ड असेट्स कितनी वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की, 50 लाख। नेक्स्ट क्या दे रहा है हमारा, सैलवेज वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, कितनी दे रखी है, 5 लाख। और यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। और हमें गवर्नमेंट ग्रांट भी रिसीव हुई 10 लाख रुपीज़ की। तो हमारे क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हम बैलेंस शीट तैयार करें, क्योंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड की। यहाँ पर डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कितने कितने, 50 लाख के। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करेंगे। डिडक्टिव मेथड में क्या होता था, हम फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में से क्या माइनस करते थे, गवर्नमेंट ग्रांट। तो माइनस करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी, 10 लाख रुपीज़ की। हमने माइनस कर दिया, हमारी कॉस्ट कितनी आ गई अब फिक्स्ड एसेट्स की, 40 लाख। अब क्योंकि ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया बैलेंस शीट का, अब यहाँ पे हमें लाइफ दे रखी है, यूजफुल लाइफ, तो यानी कि डेप्रिसिएशन का भी इसका ट्रीटमेंट होगा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इसमें हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है माइनस करके गवर्नमेंट ग्रांट को, उस वैल्यू पे हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यानी कि ये थी कितनी, 40 लाख। अब हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू और दे रखी है यहाँ पे, यानी कि जब मशीन सैलवेज वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 लाख की, तो हम इसे भी माइनस करेंगे, -5 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा हमारा 35 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो डेप्रिसिएशन कितना आया, 7 लाख। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे ये तो पूछा नहीं था कि हम बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से ट्रीट करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है इस पूरे ट्रीटमेंट की जो हमने अभी कैलकुलेशन करी है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, परचेज अ फिक्स्ड असेट फॉर 50 लाख। हमने क्या करा है, परचेज करा है फिक्स्ड असेट्स। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी,
जनरल एंट्रीज। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है हमारे पास से, मनी टू बैंक अकाउंट। वैल्यू कितनी थी, 50 lakhs की। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, हम अलग से तो शो नहीं कर रहे, हम उसको शो कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करके। तो गवर्नमेंट ग्रांट जब हमें रिसीव होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब वो किस चीज़ के लिए यूज़ करी गई है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए। यहाँ पे हमने कोई अलग से उसका अकाउंट नहीं तैयार करा कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट फिक्स्ड एसेट्स से माइनस करी गई है। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट मिलने के बाद। और गवर्नमेंट ग्रांट हमें कितनी मिली थी यहाँ पे, 10 लाख रुपए की। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अमाउंट 10 लाख रुपीज़। ये जो बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, ये कर रहे हैं ईयर 1 की, ईयर 1 की जनरल एंट्रीज हैं ये। अब गवर्नमेंट ग्रांट भी माइनस कर दी। अब हमें यहाँ पे देना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, मशीनरी पे। तो जो थर्ड एंट्री होने वाली है वो होने वाली है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स। और डेप्रिसिएशन हमने कितना कैलकुलेट करा था अभी, 7 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट, अब ये डेप्रिसिएशन आया है हमारा, इसका क्या करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है इस डेप्रिसिएशन को। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था, 7 लाख। तो हमारी ईयर 1 की जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि फर्स्ट 2 ईयर्स की जनरल एंट्री बनानी है। 1 साल की तो बना लिया, अभी 1 साल की हमारी जनरल एंट्रीज और बाकी है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, अब ईयर 2 की जनरल एंट्रीज बनाएंगे, ईयर 2। तो ईयर 2 में हमें क्या देना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन कितना था, 7 लाख रुपीज़। अब इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 7 लाख। क्लियर। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन 2 पे। इलस्ट्रेशन 2 क्या बोलता है, Z Limited purchase a fixed asset for 50 lakh rupees which has the estimated useful life 5 years। ठीक है, जिसकी सैलरीज वैल्यू दे रखी है 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट ए ग्रांट फॉर 10 लाख रुपीज़। सेम क्वेश्चन है अभी तक जैसे हमने पीछे पढ़ा था। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। सेम, पहले 2 साल के हमें जनरल एंट्री पास करनी है। एक तो ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने फिक्स्ड एसेट से माइनस नहीं करना, यहाँ पे हमें ट्रीट करना है उस ग्रांट को अलग से डेफर्ड इनकम के रूप में। तो उसके बाद हमारी एंट्री किस तरीके से होने वाली है, हम कितने साल की एंट्री करनी है, 2 ईयर्स के लिए। तो हम क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि ग्रांट ट्रीट हो रही है अलग से डेफर्ड इनकम के लिए, तो हमारा कौन सा मेथड होने वाला है, ये होने वाला है हमारा एडिक्टिव मेथड। हमें इस मेथड के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम इसका वही ट्रीटमेंट देखते हैं किस तरीके से शो करेंगे। हमने बैलेंस शीट तैयार करी अपनी, बैलेंस शीट में हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी दिखाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से ट्रीट करना है उस ग्रांट को। तो फिक्स्ड एसेट्स अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी, यानी कि 50 लाख रुपीज़ पे। और ये जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है 10 लाख रुपीज़ की, उसका हम क्या नाम देंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, कितनी अमाउंट, 10 लाख रुपीज़। ठीक है। अब जब हमें यहाँ पे यूज़फुल लाइफ कितनी देर की है, 5 ईयर्स।
अब इसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा। डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालेंगे हम, कॉस्ट पर, कॉस्ट कितनी थी 50 लाख, इसकी सैलरी वैल्यू कितनी थी 5 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5, तो इसका डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ गई 9 लाख रुपीज़। यानी कि जिस साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कितना चार्ज करेंगे 9 लाख रुपीज़ का। अब हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फर्स्ट ईयर का, तो हमने यहाँ पे चार्ज करा अपना डेप्रिसिएशन 9 लाख रुपीज़ का। अब ये जो हमें ग्रांट मिली थी 10 लाख रुपीज़ की, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें जिस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करा है 5 सालों के लिए, उसी तरीके से इस डेफर्ड ग्रांट को भी हमें 5 सालों के लिए इक्वली डिवाइड करना होगा। और जब हमने डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस दिखाया है इधर साइड, तो गवर्नमेंट ग्रांट को इधर साइड हमें एज एन इनकम हर साल उतने ही रेशियो में दिखानी पड़ेगी। तो हमारी जो ग्रांट आएगी, ग्रांट एज इनकम इन P&L अकाउंट, वो कैसे आएगी 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 ईयर्स है हमारे, यानी कि हर साल हम 2 लाख अमाउंट कहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन 9 लाख का अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करा है, ऐसे ही ग्रांट रिसीव के नाम से हम 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे हर साल। ये ईयर 1 का हो गया हमारा। जब यहाँ पे हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो अगेन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होने वाला है हमारा 9 लाख रुपीज़, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। और उसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट जितनी भी रिसीव हुई है हमारी इस ईयर के रेशियो के अकॉर्डिंग, हम उसे भी एज एन इनकम शो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमें क्या करना था, यहाँ पे नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी थी। तो जनरल एंट्री पास ऑन करते हैं। जनरल एंट्रीज, तो पहली जनरल एंट्री क्या होने वाली है हमारी, हमने क्या करा यहाँ पे परचेज करा है कि क्या फिक्स्ड एसेट्स, सेम एंट्री बनने वाली है हमारी। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी थी 50 लाख। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है, जो कि हमें अलग से ट्रीट करके दिखानी है। किस नाम से, डेफर्ड ग्रांट रिसीव्ड। क्लियर, वो हमें दिखानी है लायबिलिटी साइड। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 10 लाख रुपये, और किस नाम से आ रहा है, टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट, इस नाम से। ओके, ये भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे हम, फिक्स्ड एसेट्स पे। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होने वाली है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन कितना आया था यहाँ पे हमारा 9 लाख रुपीज़ का, तो हम जनरल एंट्री में क्या अमाउंट दिखाएंगे 9 लाख रुपीज़ की। और उसके बाद क्या होता है, इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो फोर्थ एंट्री बनेगी हमारी, वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी 9 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी, ये जो 2 लाख था, हमने गवर्नमेंट ग्रांट जो दिखाई थी 2 लाख एज एन इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी भी एंट्री करनी होगी हमें। और उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, फिफ्थ एंट्री, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये अमाउंट हमारी कितनी थी 2 लाख रुपये। अब ये जो जनरल एंट्री करी हमने, ये कब के लिए थी, ईयर 1 के लिए। क्लियर। अब ईयर 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे। ईयर 2 के लिए, ईयर 2 में कुछ स्पेशल तो था नहीं, हमें क्या करना था, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। तो इसकी जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो पहली होगी, हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन कितना था 9 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट, इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ चार्ज कर लेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डेप्रीशिएशन, कितना 9 लाख। और फिर से जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट थी उसका जो 2 लाख मिला था हमें, उसे इनकम शो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो क्या था हमारा डेफर्ड ग्रांट। इसे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हैं हम, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट थी हमारी 2 लाख रुपए। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 पे। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोलता है हमारा, संतोष लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैकवर्ड एरिया में हमें मिल रहा है गवर्नमेंट ग्रांट, और ये बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ किसे होता है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 2 करोड़ रुपीज़ एज डिविडेंड। यानी कि ये ग्रांट हमें किस लिए मिला था, बैकवर्ड एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब हमने इसमें से क्या करा, इसमें से 2 करोड़ रुपए का क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स एज नो मनी हैज़ बीन स्पेंड। इन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने एक लैंड दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन लोगों ने क्या करा, उसको अपनी बुक्स में शो ही नहीं करा, क्योंकि हमारे कोई पैसे ही खर्च नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंड मिली है ना, इसकी एग्जिस्टेंस तो है, तो इसे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखाना ज़रूरी है। अब इन लोगों ने क्या करा, उसे दिखाया नहीं, क्योंकि कोई पैसा ही खर्च नहीं हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था इस बारे में कि अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट कोई लैंड प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई नॉन मॉनेटरी चीज़ हमें प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी हमें एक नॉमिनल वैल्यू अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करनी कंपलसरी होती है, जिससे हमें उसकी एग्जिस्टेंस पता रहे। अभी यहाँ क्या हो रहा है, इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दोनों ट्रीटमेंट गलत दे रखे हैं। सबसे पहली बात, हमें जिस चीज़ के लिए ग्रांट मिली होती है हमें सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करनी होती है। अगर हम उसके लिए यूज़ नहीं करते, अभी तक वो चीज़ें नहीं हो रही, तो हम उसको क्या करते हैं, लाइबिलिटी में शो कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, 8 करोड़ रुपीज़ हमें मिल रहे थे किस चीज़ के लिए, बैकवर्ड एरिया के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन उससे क्या करा कंपनी ने, 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, 2 करोड़ रुपये खर्च कर दिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, जो कि गलत है। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ है 8 करोड़ में से 2 करोड़ को डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, ये ट्रीटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या करा, लैंड मिली, उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, ये भी गलत है, ये ट्रीटमेंट भी नहीं होना चाहिए। इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, पहले वाले का, कि अगर हमें जिस चीज़ के लिए भी ग्रांट मिली होती है हमें उसी चीज़ के लिए यूज़ करना होता है उसे, और अगर वो जब तक नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लाइबिलिटी बना देंगे। और हमें अगर कोई भी लैंड मिल रही है तो हम उसको नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे हमें उसकी एग्जिस्टेंस का पता रहे। तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट जो करे हैं संतोष लिमिटेड में वो इनकरेक्ट है। अब इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन में हमें मिला होता है ग्रांट, वो किस चीज़ के लिए, बैकवर्ड एरिया के लिए, तो हमें उसे क्रेडिट करना होता है कैपिटल रिजर्व में। अब क्योंकि एक्सपेंसेस हुए नहीं तो वो क्या कर देंगे, हम उसे कैपिटल रिजर्व में डाल के छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 government grants when government grants received for a specific purpose, it should be recorded or utilized for the same। सबसे पहले हमने इसका प्रोविज़न लिख दिया कि यहाँ पे क्या होता है, जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती है हमें सिर्फ उसी चीज़ के लिए रिकॉर्ड करनी होती है, या उसी चीज़ के लिए उसे यूटिलाइज़ करना होता है। अब लिखते हैं हम यहाँ पर, द कंपनी used ₹2 crore for dividend declaration is incorrect treatment।
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ये तो हमने लिख दिया डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, रिसीविंग लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट will be recorded in the books of accounts at its nominal value। क्लियर, हमारा इलस्ट्रेशन 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोलता है हमसे, Company X runs a charitable hospital. It incurs salary of doctor, staff, etc. to the extent of rupees 30 lakh per annum. As a support, the local government grants a lump sum payment of 90 lakh to meet the salary expenses for a period of next 5 years. यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था कंपनी एक्स का जो रन कर रही थी, वो क्या करती है, सैलरी देती है डॉक्टर को, स्टाफ को, लेकिन जिसकी अमाउंट कितनी है, 30 लाख रुपीज़ पर एनम, एक साल के 30 लाख रुपए। यहाँ पे क्या कर रखा है, लोकल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा है, एक लमसम पेमेंट प्रोवाइड करी इस चैरिटेबल हॉस्पिटल को 90 लाख रुपीज़ की। किस चीज़ के लिए, 5 साल के लिए इनको सैलरी देने के लिए, डॉक्टर को, स्टाफ को, इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर इफ़ ग्रांट इज़ रिसीव शो सेपरेटली एज अदर इनकम। यानी कि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिली है इसको हमें सेपरेट शो कर रहे हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होने वाली है, और इसको अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं सैलरी कॉस्ट में तो इसका ट्रीटमेंट कौन सा होने वाला है। जहाँ पर भी हम सेपरेट शो करते हैं वो कौन सा मेथड हो जाता है हमारा, एडिक्टिव मेथड। और जहाँ पे हम उसी में से, उसी की कॉस्ट में से उसे डिडक्ट करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, डिडक्टिव मेथड। क्लियर। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इसको सेपरेटली शो करेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। यानी कि पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज। सबसे पहले क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे ग्रांट रिसीव हो रही है 90 लाख रुपीज़ की, जो कि हम सेपरेटली शो कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम ग्रांट अकाउंट। कितने की, 90 लाख रुपीज़ की। उसके बाद क्या देना है, उसके बाद क्या देखना है, क्योंकि ये एक तो अलग से शो हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट हर बार अलग से होगा। अब हमें क्या करना है, डॉक्टर स्टाफ वगैरह को सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो यानी कि हमारे पास से पैसा जाएगा और जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी इसकी वो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी कितनी देनी थी हमें हर साल, 30 लाख रुपीज़, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 लाख। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से ही होगा जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई थी, और बैलेंस शीट में हमें अलग से ग्रांट मिली है 90 लाख रुपीज़ की। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल सैलरी का खर्चा 30 लाख दिखा रहे हैं, तो इसको भी हमें कितने साल की बात हो रही थी, इस क्वेश्चन में 5 ईयर्स की बात हो रही थी, तो इस 90 लाख को भी हमें हर साल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने सैलरी का एक्सपेंस दिखाया है इधर साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू साइड में, बाई साइड में हमें दिखाना होगा एक इनकम। तो अगर हम देखें हर साल, अगर हम 5 साल के हिसाब से इस 90 लाख को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 लाख की हमारी हर साल इनकम हो रही है, जो हम किससे सेट ऑफ करेंगे, इस सैलरी से जो हमने डेबिट करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बाय डेफर्ड इनकम ग्रांट। कितनी आ जाएगी, 18 लाख। ये हमारे पास अमाउंट आ गई कि यानी कि हमने कितने, एक साल इस ग्रांट में से जो हमें 90 लाख की अमाउंट मिली थी उसमें से हमने कितनी अमाउंट यूज़ करी, 18 लाख रुपीज़ की। तो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो किस बेसिस पे होगी, हमने इसका क्या नाम शो करा था हमने बैलेंस शीट में, अदर इनकम के नाम से, यानी कि ये हमें अदर इनकम के नाम से मिली थी। तो इसकी जो जनरल एंट्री होने वाली है वो होगी डेफर्ड
इनकम ग्रांट डेबिट टू अदर इनकम। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे हमने अदर इनकम क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा हमने क्योंकि हमने सेपरेट शो करा था उस अदर इनकम के नाम से, यानी कि जहाँ हमने अपने बैलेंस शीट में उसे अदर इनकम के नाम से शो करी है, यानी कि हमें 90 लाख रुपए मिले हैं इस नाम से, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी अमाउंट माइनस करेंगे तो हम इस अमाउंट में से ही तो माइनस करेंगे ना, इसी अदर इनकम नाम में से। तो हमने क्या करा, डेफर्ड इनकम ग्रांट अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम कितनी याद है कि 18 लाख रुपीज़। क्लियर। अब ये सारी तो बात हुई हमारी पॉइंट नंबर ए के रिलेटेड। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना था कि अगर ये डिडक्ट हो रही है किस में से, सैलरी कॉस्ट में से डिडक्ट हो रही है, तो हम इसकी जनरल एंट्री किस टाइप से करेंगे। तो पॉइंट नंबर बी के लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगी है, सबसे पहला होगा हमारा सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम ग्रांट, यानी कि हमें ग्रांट रिसीव हुई तो हम इसकी एंट्री क्या बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम ग्रांट, कितनी हो जाएगी 90 लाख। नेक्स्ट क्या होता है, हमें सैलरी देनी होती है। अब हम सैलरी किस में से देते हैं, बैंक अकाउंट में से, लेकिन हमें सैलरी कितनी देनी थी, एक साल की सैलरी थी हमारी 30 लाख रुपीज़, जिसमें कि अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट में, अब हम सैलरी कॉस्ट में से ही माइनस करेंगे उस ग्रांट की वैल्यू, यानी कि हर साल हमें ग्रांट कितनी देनी थी, 18 लाख रुपीज़ देनी थी, हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। अब इस 30 लाख में से अगर 18 लाख हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रहा है हमें, तो हमें एक्चुअल में हमारे पास से कितना अमाउंट माइनस होने वाला है, 12 लाख रुपीज़ का। क्लियर। हमने इस 30 लाख में से इस 18 लाख को माइनस कर दिया, तो जो अमाउंट बचा 12 लाख, यानी कि इस 30 में से 18 तो हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रहा है कि इतनी ग्रांट मैं हर साल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमने कैलकुलेट करा था 90 लाख हमें पहले से ही मिल गए थे, तो हमें उसमें से हमने हर साल डिवाइड कर लिया कि 18 लाख हमारा पर एनम इनकम होने वाली है। खर्चा हमारा कितना था हर साल का 30 लाख, गवर्नमेंट ने 18 लाख हमें दे दिए, यानी कि हमें अपने पास से कितनी अमाउंट खर्च करनी है, 12 लाख रुपीज़। तो जो अमाउंट हमें गवर्नमेंट पे कर रही है, तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे हम नेक्स्ट, डेफर्ड इनकम ग्रांट डेबिट टू सैलरी। यहाँ क्या होता, हमने इसको क्रेडिट करा था, यानी कि ये अमाउंट हमारे पास रिसीव हुई थी, मतलब इस अकाउंट से कितनी 90 लाख। अब क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे कितने अमाउंट से, 18 लाख, सैलरी 18 लाख। अब जो हमें सैलरी मिलनी थी वो कितनी थी, हमें जो अपनी कंपनी को देनी थी, तो हम क्या करेंगे, सैलरी डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी 12 लाख। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम इलस्ट्रेशन 5 पे। इलस्ट्रेशन 5 क्या बोल रहे हैं हमसे, टॉप एंड टॉप लिमिटेड हैज़ सेट अप इट्स बिजनेस इन ए designated backward area which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment। सेम वही बात हो गई, यहाँ पे बैकवर्ड एरिया के लिए क्या हो रहा है, एक नया बिजनेस सेटअप हो रहा है, तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट ने हमें 20% सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। जब भी हमें क्या मिलता है, इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम, एक बैकवर्ड एरिया के लिए हमें कोई भी ग्रांट रिसीव होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। अब आगे क्या देखा था, यहाँ पे 20% हमें सब्सिडरी मिल गई, किस पे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, फॉर विच नो रीपेमेंट वाज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसकी कोई रीपेमेंट नहीं होनी है, ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड है हमारा। हाउ एवर मोर ओवर देयर वर नो कंडीशन दैट द कंपनी शुड परचेज एनी स्पेसिफिक एसेट फॉर दिस सब्सिडरी। यहाँ पे क्या देखा है कि देयर वाज नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है कि कंपनी को परचेज करनी है कोई स्पेसिफिक एसेट्स जिस पे सब्सिडरी हो, ठीक है। हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़, ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी उस स्कीम की जिससे हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो जाए। कंपनी ने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी 50 करोड़ की इन कैपिटल एसेट्स एंड रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2002। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ इतने कैपिटल एसेट्स से रिसीव इतने फ्रॉम द गवर्नमेंट
यहाँ पे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 50 करोड़ की। अब हमें क्या दे रखा था कंपनी को कि गवर्नमेंट ने सब्सिडरी कितनी दी, 20%। अब इसका अगर हम 20% निकालें तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आएगा 10 करोड़। यहाँ पे हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है ग्रांट की अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2002, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड बीइंग 2001 से 2002, द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ended 31st March 2002। हमने अभी भी इसके कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि जब भी कोई बैकवर्ड एरिया के बारे में बात हो रही है, कोई नया सेटअप बिजनेस हो रहा है, तो हम क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट को कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। अब लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने उसको ट्रीट कर लिया एज ए रेवेन्यू। ये हमारी रेवेन्यू थोड़ी ना थी, यहाँ पे हमें क्या करना था, उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डालना था। और उस रेवेन्यू को क्यों रिकॉर्ड करा, जिससे हमारे जो कंपनी के लॉसेस हुए हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेट ऑफ कर सकें। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, वहाँ पे उसको लॉस आया या फिर हमारे जितने एक्सपेंसेस थे, तो उसने इस 10 करोड़ को क्या करा, रिवेन्यू करके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखकर उसे सेट ऑफ कर दिया। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत है। कीपिंग इन व्यू द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्शन जस्टिफाइड ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि जिस चीज़ का जिस तरीके से ट्रीटमेंट होता है हमें उसको उसी तरीके से दिखाना होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा, यहाँ पे हमें 10 करोड़ को क्या करना था, कैपिटल रिजर्व में डालना था। यानी कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉसेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना था हमें। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या बोलता है यहाँ पर, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये प्रोमोटर्स के कंट्रीब्यूशन वाला नेचर था, जिसका ट्रीटमेंट हमें उसी अकॉर्डिंग करना था। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज रेवेन्यू टू सेट ऑफ द लॉसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना था, ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्रेडिट द अमाउंट ऑफ ₹10 करोड़ एज सब्सिडी इन कैपिटल रिजर्व। क्लियर, इलस्ट्रेशन 5 भी कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। इनका ट्रीटमेंट बताना है किस तरीके से होगा। 13 लाख रुपीज़ रिसीव हुए थे लोकल अथॉरिटी से फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, तो यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है एम्प्लॉयज़ को। ये हो गया हमारा रेवेन्यू वाला। यहाँ पे हमें जो ग्रांट मिल रही है वो एज अ रेवेन्यू मिल रही है। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, ग्रांट एज इनकम रिसीव होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड कर देंगे, शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैक टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा था फर्स्ट पॉइंट में, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इट कैन बी ट्रीटेड एज ₹35 lakhs are to be credited in profit and loss statement। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 100 lakh received as subsidy from the central government for setting up a यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज़। अगेन सेम क्वेश्चन वही बार बार आ रहा है कि बैकवर्ड एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी प्रोवाइड करी है, हमें ग्रांट प्रोवाइड करी है। दिस सब्सिडी इज़ इन नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने क्या पढ़ा था, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की जहाँ भी बात आ जाए या बैकवर्ड एरिया की जहाँ भी बात आ जाए तो हम क्या करते हैं,
हम अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, 100 lakhs should be credited to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन 6 पे कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 7 पे। इलस्ट्रेशन 7 के बोलता है जेड लिमिटेड है परचेज करिए फिक्स्ड एसेट्स 50 लाख रुपीज़ की, ठीक है, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 years, जिसकी सैलरी वैल्यू है 5 लाख, ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है 10 लाख रुपीज़ की। ये सबसे पहले इलस्ट्रेशन है जो हमने सबसे पहले किया था, जिनकी जनरल एंट्रीज बनाई थी हमने। यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस अकाउंट वाज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स एसेट्स से ग्रांट वाज कंसिडर्ड एज रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख रुपीज़। 2 साल के बाद हमारी ग्रांट हमसे वापस ले ली गई। पास द जनरल एंट्री फॉर द रिफंड ऑफ द ग्रांट एज पर द फर्स्ट मेथड वही हमारा डिडक्टिव मेथड के बारे में बात हो रही है। अगर हमारी सेकेंड ईयर के बाद हमारी ग्रांट वापस चली गई तो हमें इस ग्रांट को रिफंड करने वाली एंट्री पास ऑन करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ग्रांट रिफंड करनी है, हमें क्लियर दे रखा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, ये सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन थी। मेन इन्फॉर्मेशन क्या थी, हमें ग्रांट रिफंड करनी है कितनी, 7 लाख रुपीज़ की। हमें क्लियर अमाउंट दे रखा है और एंट्री भी सिर्फ हमें उसकी बनानी है कि कितनी अमाउंट हमने रिफंड करी है ग्रांट की। तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना जा रहा है, 7 लाख रुपीज़। और किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को, किस नाम से, ग्रांट के नाम से। और ये जो हमें ग्रांट मिली थी ये किसके नाम पे मिली थी, फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे। यानी कि जब हमने इसकी जनरल एंट्री बनाई थी, जब हमें ग्रांट रिसीव हुई थी तो हमने क्या बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे क्यों बनाई थी, क्योंकि हम डिडक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अलग से हम ग्रांट का नाम शो नहीं करते, जिस चीज़ के लिए हमें ग्रांट मिली होती है हमें उसी का नाम लिखना पड़ता है। तो अब जब हमें ग्रांट मिलती है तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पे हम रिफंड कर रहे हैं उस ग्रांट का, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। अब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमारी कितने से बढ़ेगी, 7 लाख रुपीज़ से। हमें अमाउंट क्लियर दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या डेबिट कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि जिस टाइम ग्रांट हमें मिली थी उस टाइम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, और जिस टाइम हम उसको वापस कर रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू उस अमाउंट से बढ़ा देंगे। तो बस इसमें हमें यही बताया था कि हमें जनरल एंट्री बनानी थी किस टाइम पे, जब हम ग्रांट को रिफंड कर रहे हैं। और रिफंड कब कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के बाद। ये भी कोई मैटर नहीं था हमें इसके बारे में सोचने का। लेकिन मेन चीज़ क्या थी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स। हमें यहाँ पे डिडक्टिव मेथड में हमें क्या देखना होता है कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या उसकी वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि डिडक्टिव मेथड में हम उस ग्रांट को उसके नाम से शो नहीं करते, हम किस नाम से शो करते हैं, जिसके लिए वो मिली होती है। वो मिली किस लिए है, हमें फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे। तो हम जब ग्रांट मिली है तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, और जब हम उसको रिफंड कर रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी। और जो इंक्रीज आएगा वो किस नाम से शो करा जाएगा, वो शो करा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। तो वो वैल्यू बढ़ गई 7 लाख रुपीज़ की, तो हमारे पास से पैसा गया तो हम क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री पास ऑन होनी थी। नेक्स्ट क्या है हमारा, इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 क्या बोलता है हमसे, इफ फिक्स्ड एसेट इज परचेज फॉर 20 लाख रुपीज़, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवार्ड्स इट एज 8 लाख रुपीज़। ठीक है, हमने एक परचेज करी फिक्स एसेट्स कितने की, 20 लाख रुपए की, जिसपे हमें गवर्नमेंट ग्रांट कितने की रिसीव हुई, 8 लाख रुपीज़ की, जिसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपीज़, और यूजफुल लाइफ है 4 years। एज्यूम करना है हमें डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। आफ्टर 1 year ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़ ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। पास जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 years। यहाँ पे क्या करना है, ग्रांट रिफंड हो गई कितनी, 5 लाख रुपीज़ की, क्योंकि हमने जो कंप्लायंस थे वो पूरे नहीं किए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि फर्स्ट 2 years की हमें जनरल एंट्रीज पास ऑन करनी थी। तो ये मेथड भी हमारा किस चीज़ का है, डिडक्टिव मेथड यूज़ करना है हमें यहाँ पे। और ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे क्या दे रखा है, एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। यानी कि हमारे बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट शो कर रखी है वो नेट ऑफ ग्रांट, यानी कि ग्रांट माइनस करने के बाद है। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारा, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास होगी, जैसे हमने इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 करी थी, सेम उसी के तरीके से। पहले क्या आती है, हमने परचेज करी है फिक्स्ड एसेट्स को, तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज होते हैं तो क्या होती है हमारी जनरल एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट्स
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी 20 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हमें ग्रांट रिसीव हुई थी कितनी 8 लाख रुपीज़ की, और ये भी हम किस नाम से दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स के नाम से। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, कितना हो जाएगा ये अमाउंट हमारा 8 लाख रुपीज़ यहाँ पे। अब ये दोनों एंट्री हो गई, उसके बाद हमें क्या दिखाना होता है, डेप्रिसिएशन शो करना होता है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी बची ग्रांट मिलने के बाद, पहले हमारी वैल्यू थी 20 लाख रुपीज़, उसके बाद 8 लाख का हमें ग्रांट मिल गया, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे 12 लाख। और डेप्रिसिएशन किस पे होगा, 12 लाख पे कैलकुलेट। हमें यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू भी कितनी दे रखी थी, 4 लाख रुपीज़। 12 लाख में से 4 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे, यूज़फुल लाइफ कितनी थी हमारे पास 4 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जाएगी यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, अब इसकी डेप्रिसिएशन की हम जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे हम यहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन कितना था 2 लाख रुपए का। अब इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए। अब ये सारी जो जनरल एंट्री हैं ये है हमारी ईयर 1 की। अब हमसे पूछा था यहाँ पे हमें फर्स्ट 2 ईयर्स की जनरल एंट्री पास ऑन करनी है, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा था कि आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़, यानी कि इन सारी एंट्रीज़ के बाद, यानी कि 1 साल बाद क्या हो रहा है, 5 लाख रुपये की ग्रांट हमें वापस देनी पड़ी। तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स थी उसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 12 लाख आ रही थी, क्योंकि हमने 8 लाख का ग्रांट माइनस करा था। अब यहाँ पे कितना दे रखा है 5 लाख हमें वापस देने हैं, तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो पहले 12 थी उसमें हम प्लस करेंगे 5 लाख रुपीज़, और वो कितनी हो जाएगी 17 लाख। ठीक है, ये पहले हमारे पास 12 लाख थी, जब हमने ग्रांट रिफंड कर दी तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी अमाउंट से, 5 लाख रुपीज़ से, क्योंकि हमने इतना ही रिफंड करा है। तो अब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 17 लाख रुपीज़। अब क्योंकि सेकेंड ईयर में जो एंट्री बनेगी, एक तो बनेगी वो रिफंड की और दूसरी बनेगी डेप्रिसिएशन की। रिफंड वाली अमाउंट थी हमारी 5 लाख रुपीज़। अब रिफंड की एंट्री बनाएंगे हम, तो रिफंड की एंट्री क्या बन सकती है हमारी, हमारे पास से पैसा जा रहा है किस चीज़ के लिए, ग्रांट वापस करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने गवर्नमेंट ग्रांट अलग नाम से शो नहीं करी थी, फिक्स्ड एसेट्स के नाम से शो करी थी, तो हम जब इसको रिफंड करेंगे तो वो भी हम एसेट्स के नाम पे ही शो करेंगे। कितनी अमाउंट हो जाएगी हमारी 5 लाख रुपीज़, क्योंकि फिक्स एसेट भी उतनी अमाउंट से हमारी बढ़ रही है, तो हमने उसलिए उसे डेबिट कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई इस ग्रांट को रिफंड करने के बाद, जो हमारी पहले 12 थी, 12 के बाद हमने क्या करा 5 लाख उसमें प्लस कर दिया, जो हमारी रिफंड होने वाली है, और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 17 लाख रुपीज़। तो 17 लाख रुपीज़ माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना था 4, और अब कितने साल बचे, 1 साल हमने यूज़ कर लिया, 4 साल की यूज़फुल लाइफ थी, तो अब बचे 3 ईयर्स। तो इसको करेंगे कैलकुलेट, तो आएगा हमें यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम 17 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4, और हमने पिछले साल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करा था, और वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2 लाख रुपीज़, तो हम इसको भी माइनस करेंगे यहाँ पे। और अब कितने ईयर्स बचे, पहले हमारे पास यूज़फुल लाइफ थी 4, और हमने 1 साल होने के बाद हमने ग्रांट वापस कराए, तो अब बचे हमारे पास यूज़फुल लाइफ 3, तो ये हो जाएगा 11/3। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आई 3.67 लाख, इसको लिखेंगे हम 3,66,667 रुपीज़। अब जो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, कितनी 3,66,667, यहाँ पे भी 3,66,667। अब इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिशिएशन अकाउंट, और कितना हो जाएगा सेम 3,66,667, यहाँ पे भी 3,66,667। क्लियर। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 8 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन 9 पे। इलस्ट्रेशन 9 क्या बोलता है हमसे, ऑन 1 अप्रैल 2001 ABC लिमिटेड रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट 300 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कॉस्ट 1500 लैक्स। मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी, 1500 लाख, और गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट प्रोवाइड करी, 300 लैक्स। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। द लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 years. द मशीनरी इज depreciated 20% ऑन written डाउन वैल्यू मेथड बेसिस, ठीक है। द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 2004 due to non-fulfillment of certain condition. How would you deal with the refund of grant in the books of ABC Limited? Assume करना है हमें that the company did not charge any depreciation for the year 2004, यानी कि 2004 में हमारा कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो हम बाकी साल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है 1 अप्रैल 2001 की, तो लिखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2001 बुक वैल्यू कितनी थी, 1500। उसके बाद हमें क्या मिला, गवर्नमेंट ग्रांट मिली सेम डेट पे माइनस ग्रांट 300, तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई 1200। अब उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये वैल्यू किस डेट की है 1/4/2001 की। अब इस पर माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगता है, साल के एंड में, तो हम क्या लिखेंगे 31 मार्च 2002 पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि इस 1200 का 20% निकालेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई 20%, कितना आ जाएगा ये 240। अब जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 960, वो कब की है 1/4/2002 में बुक वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, अब इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगता है, साल के लास्ट में 31 मार्च 2003 में क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 960 का 20% 192। अब इसको माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगी 768, ये अमाउंट हो जाएगी हमारी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2003। हमें यहाँ पे कब तक कैलकुलेट करना था, जब तक हमारे पास 2004 तक की अमाउंट ना आ जाए। तो ये आ गया हमारा 2003 का। हमें एक बार और डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2004। अब 768 का 20% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 153.6। इसको माइनस करा हमने 614.4, ये हो जाएगी हमारी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2004 में। अब हमें क्या दे रखा था कि हमने इस साल यानी कि 2004 में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, और अब हमें क्या करना था, जो भी ग्रांट हमें मिली थी, हमें यानी कि 300 लैक्स की अमाउंट जो हमने पहले माइनस करी थी, अब हमें उसे रिफंड करनी है, और उसे रिफंड करते ही क्या हो जाएगा, हमारी मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी वापस से। यहाँ माइनस करा था हमने 300 लाख रुपीज़, तो हमारी क्या हो गई थी, मशीन की वैल्यू कम हो गई थी। अब ये हमें वापस करनी है, तो हम ग्रांट को प्लस कर देंगे और अपनी मशीन की वैल्यू बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस रिफंड ऑफ ग्रांट कितना था 300, इनको प्लस कर देंगे तो 914.4, ये हमारी मशीन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ मशीन। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हम किस तरीके से डील करेंगे रिफंड ऑफ ग्रांट को इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड, ये बताना था हमें। तो हमने बता दिया कि हमारी जो रिवाइज बुक वैल्यू होगी वो हो जाएगी 914.4 लैक्स। अब हम आते हैं अपने इलस्ट्रेशन 10 पे। इलस्ट्रेशन 10 क्या बोलता है, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 40 लाख रुपीज़, यूजफुल लाइफ इसकी 4 years और रेसिडुअल वैल्यू है उसकी 8 लाख रुपीज़। गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव हुई 16 लाख रुपीज़ की। तो हमें क्या करना है, शो जनरल एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, यानी कि जिस टाइम हमने ग्रांट रिफंड करी है उस टाइम की हमें जनरल एंट्री बतानी है इन द 3rd year एंड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, और उस 3rd year में हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी क्या होने वाली है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, यानी कि जब हमें ग्रांट मिली थी, यानी कि जो ग्रांट है वो क्रेडिट की गई है किसमें, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। यानी कि जब भी ग्रांट हमारी किससे रिलेट करती है, फिक्स्ड एसेट्स से, तो वो हमारा कौन सा मेथड हो जाता है,
डिडक्टिव मेथड। और यहाँ पे जब कोई भी ग्रांट क्रेडिट होती है किस तरीके से, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, यानी कि इसके लिए एक अलग से हमें अकाउंट शो करना होता है, तो वो कौन सा मेथड हो जाता है हमारा, एडिक्टिव मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था हमें, सबसे पहले जनरल एंट्री पास ऑन करनी थी। किस केसेस में, पहले वाले केस में जहाँ पे हमारे ग्रांट किस चीज़ में क्रेडिट हुई थी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। अब हमने देखा था जब हमें ग्रांट मिलती है तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में से ग्रांट को माइनस कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम वो रिफंड की जाती है उस टाइम हम उस ग्रांट की वैल्यू उसमें ऐड ऑन कर देते हैं और हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब हमें ग्रांट मिली थी, जब भी हमने फिक्स्ड एसेट्स को क्या करा था, माइनस करा था, अब हमें ग्रांट रिफंड करनी है तो हम अब क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। कितनी अमाउंट से, जितनी हमें ग्रांट मिली थी, यानी कि 16 लाख रुपीज़ से। तो जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो होगी हमारी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो कितनी अमाउंट होने वाली है, 16 लैक्स। क्लियर। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी कि हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पहले कितनी थी, हमने परचेज कितनी करी थी, मशीनरी की बात हो रही है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगी फिक्स्ड एसेट्स क्या थी हमारी, मशीनरी। तो यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 40 लाख रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे, कितनी थी, 40 लाख। ओके, उसके बाद हमें ग्रांट रिसीव हुई कितनी की, 16 लाख रुपीज़ की। तो माइनस कर देंगे ग्रांट और वैल्यू कम कर देंगे 16 लाख रुपीज़ से, ये आ जाएगी हमारी 24 लैक्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, थर्ड ईयर में हमने ग्रांट वापस की है, तो यानी कि 2 साल का हमारा डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है अब हमारी 24, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 24 माइनस रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8 लाख, और यूजफुल लाइफ 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। हमें निकालने कितने ईयर का है डेप्रिसिएशन, 2 साल का, तो 2 साल का निकालेंगे यहाँ पे। इसको माइनस करके हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी 8 लाख रुपीज़। तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर्स 8 लाख। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, 16 लाख। ये हमारी बुक वैल्यू आ गई इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने रिफंड कर दिया अपनी ग्रांट को, तो यहाँ पे जब हम रिफंड कर देंगे तो उसके बाद हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू वापस से बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, हमारी ग्रांट कितनी थी, 16 लाख रुपीज़ की। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे वापस से, वापस ग्रांट रिफंड कितनी, 16 लाख। तो हमसे क्या पूछा गया था, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स 16 लाख यानी कि 32 लैक्स। और ये वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और ये वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स हमसे कब पूछा था, जब हमने रिफंड कर दिया था। रिफंड कर दिया यानी कि हमने गवर्नमेंट को उसका अमाउंट वापस कर दिया था और हमारी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू बढ़ गई उसी रिफंड से। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 32 लैक्स। नेक्स्ट क्या था हमारा, ये हमने करा अपना पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट क्या था हमारा, अगर हमने क्रेडिट करा इसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट के नाम से, तो उसके बाद हम अगर रिफंड करेंगे या फिर हमारी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या आने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको कुछ इस तरीके से, हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 40, रेसिडुअल वैल्यू 8, यूजफुल लाइफ 4, और ग्रांट जो मिली थी हमें वो मिली थी 16 लैक्स की। क्लियर। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट दिखाएं अपनी बैलेंस शीट में तो वो हम किस तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहले मशीनरी कितनी हो गई, 40, और यहाँ पे ग्रांट जो मिली थी उसका हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। और किस नाम से बनाना था हमें, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट कितना, 16 लाख। क्लियर। अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ईयर का। जब फर्स्ट ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
तो वो किस पे चार्ज होगा, इस मशीनरी की कॉस्ट पे। अब यानी कि हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 40 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 8 लाख रुपीज़, 40 माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। तो हमारा पर एनम डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 8 लाख रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन 8 लाख रुपीज़ चार्ज कर दिया। अब यहीं हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकेंड ईयर का। अब यहाँ पे भी हमने जब अपना डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो भी हमारा 8 लाख रुपीज़ का आ गया। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, जब ये हमारा डेफर्ड ग्रांट मिला था हमें, अब हमने यहाँ पे एक्सपेंस दिखा दिया। अब इस ग्रांट को यानी कि इस 16 लैक्स को हमें इनकम भी शो करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो हम किस रेशियो में करेंगे, जिस रेशियो में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था इस मशीनरी के ऊपर। तो अब इसी तरीके से हम 16 लाख रुपीज़ को 4 से डिवाइड करके हर साल की एक इनकम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रांट जो हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के लिए, तो 16/4 इक्वल टू 4 लाख। तो इसी तरीके से ग्रांट हमने हर साल 4 लाख रुपीज़ को इनकम दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने फुल अमाउंट ग्रांट की रिफंड कर दी, तो अब उसका ट्रीटमेंट, उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहली बात, हमारे बैलेंस शीट में 16 लाख रुपीज़ थे, जिसमें कि 4 हमने यहाँ यूज़ करे, 4 हमने यहाँ यूज़ करे। बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 8 लाख रुपीज़ का, क्योंकि 4 फर्स्ट ईयर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया इनकम, और 4 हमने सेकंड ईयर में दिखा दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा 8 लाख रुपीज़, एक तो हमें वो वापस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, यानी कि डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस बचा था हमारे बैलेंस शीट में, 8 लाख रुपीज़। अब क्योंकि हमने इस ग्रांट को यूज़ कर लिया था कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी, फर्स्ट ईयर में 4 लाख यूज़ करी थी और सेकंड ईयर में भी हमने 4 लाख रुपीज़ यूज़ करी थी। तो डेबिट दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ये भी 8 लाख रुपीज़ हो गया, और टू बैंक, क्योंकि पैसे कहाँ से कटेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से। तो ये हो जाएगा टोटल 16 लाख का हमने रिफ़ंड कर दिया। क्लियर। अब ये तो हो गई हमारी रिफ़ंड वाली जनरल एंट्री। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी कि हमारी मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी होने वाली है। मशीनरी की बुक वैल्यू अब हमारी ऐसे होगी कि हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था, 4 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। मशीन की वैल्यू कितनी थी, 40 लाख माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर्स। डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर्स हमारा कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था, 8 लाख, और यहाँ पर भी 8 लाख, यानी कि 16 लाख हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 2 सालों का। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 लाख मशीन की वैल्यू। क्लियर। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन 10 भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने जनरल एंट्री भी बना दी रिफंड ऑफ ग्रांट की, और हमने वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या है अब हमारा इलस्ट्रेशन 11 क्या बोलता है, कंपनी एक्स रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट इनकर्स सैलरी ऑफ डॉक्टर्स स्टाफ एक्सेट्रा टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30 लाख पर एनम एज अ सपोर्ट द लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स द लमसम पेमेंट ऑफ 90 लाख रुपीज़ टू मीट द सैलरी एक्सपेंसेस फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि 30 लाख रुपीज़ पर एनम हमें सैलरी देनी होती थी किसको, डॉक्टर और स्टाफ को, और लमसम पेमेंट कितनी थी, 90 लाख रुपीज़ और 5 ईयर्स के लिए। एट द स्टार्ट ऑफ Year 4, Company X is unable to meet the condition attached to the grant and is required to refund the entire grant of 90 लाख रुपीज़। यानी कि जो 90 लाख रुपीज़ की अमाउंट हमें ग्रांट मिली थी वो अब हमें वापस करनी है, क्योंकि इस चैरिटेबल हॉस्पिटल ने क्या काम करा, जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूरी थी इस ग्रांट को रखने के लिए वो मैट नहीं कर पाए, इसलिए तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट। यानी कि जो अमाउंट हमारी रिफंड हुई है सिर्फ उसी की जनरल एंट्री बनानी है। इफ़ द ग्रांट वाज शोन सेपरेटली एज अदर इनकम, यानी कि अगर ये ग्रांट अदर इनकम के नाम से अलग से शो हो रही है उसके लिए। तो अब हमें क्या करना है, हम सेम जैसे अभी हमने ये वाला मेथड यूज़ करा है ना, अपना एडिक्टिव मेथड, हमें इसी की अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन करनी होगी। अब क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 5 साल के लिए ये अमाउंट हमें मिली थी, जिसमें कि हमने एट द स्टार्ट ऑफ 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर के स्टार्टिंग में ही हमसे अमाउंट ले ली गई। ये अमाउंट हमने यूज़ कितनी ईयर्स के लिए करी, 3 ईयर्स के लिए। क्लियर। अगर हम निकालेंगे तो हमने इस 90 लाख रुपीज़ को 3 साल कितना यूज़ किया होगा, तो 90 लाख की अमाउंट थी कितने साल के, 5 ईयर्स के लिए। तो हर साल हमें इसको इनकम कितने अमाउंट से दिखाना था, 18 लैक्स
यानी कि 18 लाख हमें क्या दिखाना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम दिखाना था 18 लाख हर साल, लेकिन हमने यूज़ कितने साल करा उसे, 3 ईयर्स करा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, हमें हमने कितनी अमाउंट यूज़ करी इस 19 लैक्स की, यानी कि टोटल हमने 54 लैक्स यूज़ कर लिए इस 90 लाख में से। ठीक है, अब जब हमें इसे वापस करना होगा तो इतनी अमाउंट हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रखी है, यानी कि जब हम एंट्री बनाएंगे रिफंड की तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे इतनी अमाउंट से, 54 लाख रुपीज़ से। और अब क्या करना है, हमें गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करना है, तो हम उसे भी डेबिट कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारी रिफंड वाली एंट्री बन गई। टोटल हमें कितनी अमाउंट रिफंड करनी थी, 90 लाख रुपीज़, जिसमें कि इतनी अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर ली थी, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही शो कर दिया। अब जो बैलेंस बचा हुआ होगा वो हम गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से उसे शो कर देंगे। तो जो हमारा बैलेंस बचा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90 लैक्स माइनस 54 लैक्स, कितना हो जाएगा, 36 लाख। क्लियर, तो ये एंट्री भी बन गई हमारी। बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर रिफंड ऑफ द ग्रांट, यानी कि जो रिफंड ऑफ ग्रांट के लिए जनरल एंट्री होनी थी हमने सिर्फ वही पास ऑन करनी थी। नेक्स्ट क्या आता है वो हमारा MCQ 4। ये क्या बोलता है हमसे, एक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 20 करोड़ for purchase of a qualified machine costing 80 lakh rupees. X Limited has a policy to recognize the grant as a deduction from the cost of asset. The expected remaining useful life of the machine is 10 years. ठीक है, हमें ग्रांट रिसीव हुई 20 करोड़ की, कॉस्ट उसकी 80 करोड़ थी, 10 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है, और इसमें मेथड यूज़ जो हो रहा है हमारा वो है डिडक्टिव मेथड। अब ये हमें कैसे पता चला, यहाँ पे क्या लिख रखा है, ग्रांट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट से माइनस हो रहा है, तो हमारा हो गया डिडक्टिव मेथड। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन 10 years. ओके, एज्यूम दैट देयर इज नो सैलवेज वैल्यू एंड द डिप्रिशिएशन मेथड इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिशिएशन टू बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो डिप्रिशिएशन चार्ज होने वाला है वो कितना है, यानी कि मशीन की कॉस्ट कितनी थी हमारी, 80 माइनस ग्रांट मिल गया कितने का, 20 का, तो वैल्यू कितनी हो गई, 60 करोड़। अब हमारा जो डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 10 साल होगा, तो डिवाइडेड बाय 10 पर एनम डिप्रिशिएशन कितना आ जाएगा हमारा, 6 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट MCQ 5। इसमें क्या बोला है, X Limited has received a grant of 20 crore for purchase of qualified machine costing this, सेम क्वेश्चन है। X Limited has a policy to recognize the grant as a deferred income, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉस्ट वाला मेथड नहीं है जहाँ पे कॉस्ट में से हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे ग्रांट रिसीव को। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रांट जो रिसीव हुई है उसका अलग से एक अकाउंट तैयार किया गया है। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years. Assume that there is no salvage value and the depreciation method is a straight line method. ठीक है, द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट विल बी, यानी कि जो अदर इनकम है ना उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से दिखाएंगे, डेप्रिशिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो 20 करोड़ हमें मिला है ग्रांट, ये भी हमें अलग नाम से मिला है। सबसे पहली बात तो अलग अकाउंट से, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी अलग दिखाएंगे। ये हमें मिला है 10 साल के लिए, तो इसको पर एनम के बेसिस पे निकाल लेंगे, यानी कि अदर इनकम हमारी कितनी हो गई, 20 करोड़, हमें यूज़फुल लाइफ कितनी है हमारी, 10। तो हर साल हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना होगा, 2 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे हमसे यही तो पूछा था, द अमाउंट ऑफ द अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अदर इनकम के नाम से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट दिखाएंगे, वो हो गई हमारी 2 करोड़ की अमाउंट। क्यों, क्योंकि हमने 20 करोड़ हमें ग्रांट मिला था 10 साल के लिए, तो हर साल की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। और यहाँ पे हमसे वही पूछा था कि पर द अमाउंट ऑफ अदर इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी 2 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सुप्रिया लिमिटेड रिसीव ए ग्रांट ऑफ 2500 lakh, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2001-2002 फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, द ग्रांट प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस फॉर इट्स यूटिलाइजेशन, हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर 2002 or 3 इट वॉज फाउंड दैट द कंडीशन ऑफ द ग्रांट वर नॉट complied with and the grant had to be refunded to the government in full, यानी कि जितनी भी ग्रांट हमें मिली थी वो सारी की सारी हमें वापस करनी पड़ेगी। लेट गेट द करंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12।
तो हमें बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है। तो हमें ग्रांट कितने की मिली थी, 2500 रुपये की, और यही ग्रांट अब हमें वापस करनी होगी। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से कर देंगे, इसकी हम जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे, यानी कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वो अमाउंट कितनी थी, पूरी की पूरी अमाउंट थी, यानी कि 2500 लैक्स। बस इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी एंट्री पास ऑन करनी थी हमें रिफंड की। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें इतनी ग्रांट मिली थी और हमें वही अमाउंट वापस करनी थी गवर्नमेंट को, तो उसकी हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास ऑन करनी थी। और वो क्या था, हमारा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट कर दिया हमने 2500 से टू बैंक अकाउंट, हमारे पास से पैसा चला गया कितना, 2500 लैक्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमने सारे एमसीक्यू, सारे इलस्ट्रेशंस और सारे न्यूमेरिकल्स इसके कवर कर लिए आईसीआई स्टडी मटेरियल के। इसके बाद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की थ्योरी में, न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यू में या क्वेश्चंस में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।